पढ़ा था टॉपिक, हम पढ़ रहे थे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक हो गया। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे या जो अगला एक टॉपिक है या सब्लिमेशन भी हम पढ़ लेंगे एहतियातन। तो इन सब में से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को बना के दूंगी। आप लोगों का काम है कि आपने उसको याद करना है, ठीक है। एक्सरसाइज के भी जितने क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी, उनके आंसर्स जो हैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग उसको तैयार कर लो। चैप्टर 2 को उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। और वैसे भी जो चैप्टर 2 है उसमें से एमडी कैट के लिए भी इसमें से पोर्शन नहीं आता होता, ठीक है। तो हमने जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़े थे, हमने कल 2-3 बातें पढ़ी थी। हमने कल ये देखा था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ये देखा था ईथर एक्सट्रैक्शन क्या होती है। मैंने कहा था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हमने किसी सॉल्वेंट को क्या करना है, यूज़ करना है और वो चीज़ ऑब्टेन करनी है जो हमें चाहिए। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वाटर के अंदर से जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना चाह रही हूँ तो वो मुझे अचीव नहीं हो रहा। तो मैंने एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ज़्यादा सॉल्युबल हो। वाटर के मुकाबले में उस सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल हो। जब वाटर के मुकाबले में उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो मुझे आसानी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें से निकालने की। तो मैंने फिर जो मेथड यूज़ किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को अचीव करने के लिए, वो कौन सा मेथड था, मैंने यूज़ किया था ईथर एक्सट्रैक्शन। उसमें मैंने एक सॉल्वेंट यूज़ किया था जो ईथर था। मैंने आपको कहा था कि ईथर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जब सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़नी है तो ईथर से पूरा एक टॉपिक लिखा हुआ है कि ईथर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो ईथर पे जब पढ़ा था, ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया था। तो ईथर जो है एक ऐसा सॉल्वेंट था बच्चों जिसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इजीली क्या हो जाता है, सॉल्युबल। इस वजह से मैंने एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया था जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल हो, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर जो है वो ईथर यूज़ किया, ईथर एक्सट्रैक्शन की, ईथर को इस्तेमाल किया और ईथर ने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट होता है निकाल लेना, तो उसने उस सोल्यूशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाल लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि ईथर जो है वो बहुत जल्दी वेपर्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब मैंने उसको हल्की सी हीट दी तो सारा जो ईथर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, गैस में वो बाहर निकल गया। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो मुझे क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया, ठीक हो गई बात। ये कल की बातें हैं जो हमने कल की थी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर सेपरेटिंग फनल यूज़ की थी, जिस सेपरेटिंग फनल में हमने क्या यूज़ किया था, ईथर को यूज़ किया था और नीचे वाली लेयर में क्या था, वाटर था, ठीक है। आज जो है, और फिर मैंने कहा था कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो जिस प्रिंसिपल के तहत हो रही है वो प्रिंसिपल क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन लॉ। तो हमने आज जो है, मैंने आपको कल कहा था कि मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या होता है या फिर पार्टीशन लॉ जो है वो क्या होता है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ड से समझ आ रही है तकसीम होना, या अगर आप पार्टीशन का वर्ड को भी समझे तो पार्टीशन का मतलब भी है तकसीम होना, दो चीज़ों का आपस में क्या हो जाना, तकसीम हो जाना, ठीक है। तो आज जो है हमने क्या करना है कि देखना है कि कैसे जो है वो कोई भी जो सोल्यूट है वो कैसे किसी सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। या हमने अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अचीव किया है तो हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे अचीव किया है, कौन से रिएक्शंस किए हैं जिनके थ्रू हमने क्या किया है, कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया है जिसके थ्रू बच्चों हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या कोई भी हमें कंपाउंड चाहिए, ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगी, कोई भी कंपाउंड हमें चाहिए जिसको हम आसानी से हल नहीं कर सकते या वो आसानी से हमें ऑब्टेन नहीं हो रहा, तो हमने क्या यूज़ करना है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसने बुक पे लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो उन सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल होती है जो क्या होते हैं, वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल। बच्चे, जो वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत जल्दी किसमें चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में। उसके अलावा वो कहता है कि ऐसे कंपाउंड जो थर्मली अनस्टेबल हो, मतलब कि अगर मैंने उनको थोड़ी बहुत हीट दी है तो वो फ़ौरन वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। तो कहता है ऐसे कंपाउंड को अचीव करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़
करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमने वो कंपाउंड को अचीव करना है जो इटसेल्फ क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे, जिनके बहुत जल्दी क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जो अनस्टेबल हैं, जिनको हम आसानी से ऑब्टेन नहीं कर सकते, उनके बॉन्ड जल्दी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को भी अचीव करने के लिए हमने क्या यूज़ करनी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि हमने टेक्निक क्यों यूज़ की है, किन कंपाउंड के लिए यूज़ की है, जो क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे, उसका मतलब होता है जो बहुत जल्दी वेपर्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, थर्मली अनस्टेबल का मतलब है कि हीट, थोड़ी बहुत हीट देने से वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। तो इन दोनों काइंड्स ऑफ मटेरियल के लिए हमने क्या यूज़ की थी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब पहले चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे कि ये क्या होता है, और उसके बाद हम चलेंगे, 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो हमने करने हैं। आज हमारा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात की जाए तो वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को उसने ऐसे डिफाइन किया हुआ आपकी बुक पे, कहता है कि अगर टेम्परेचर को मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक हो गया। हम बात करते हैं, हम इसी की एग्जांपल जो कल हमने पढ़ा था ईथर वाला, इसी की एग्जांपल रखते हैं। मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने उसको क्या किया हुआ, पानी के अंदर डिजोल्व किया हुआ। ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, और साथ कहता है कि मुझे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। अब वो पानी से ऐसे तो नहीं अचीव होगा, उसके लिए मैंने क्या किया है, कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या हो, ज़्यादा सॉल्युबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईथर को यूज़ किया है। तो वो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में हल नहीं होते, जैसे ईथर और वाटर हैं, तो ये दोनों आपस में हल नहीं होंगे। इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। कहता है कि ये फिक्स होता है, मतलब ये बात फिक्स है कि ईथर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सॉल्युबल होगा। तो कहता है ये जो इसकी रेशियो है ये क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। आप जितना मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दें, जितना मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर के अंदर डाल दें, लेकिन वो कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ फिक्स है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ईथर के अंदर ज़्यादा है और वाटर के अंदर थोड़ी है। ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, जिसमें उसने ये कहा था कि जो सल्यूट है वो अपने आप को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। और दो इमिसिबल लिक्विड्स कौन से हैं, इमिसिबल का मतलब होता है जो दो चीज़ें आपस में हल ना हो, उसको बोलते हैं इमिसिबल। और मिसिबल का मतलब होता है जो दो लिक्विड्स आपस में हल होते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब है जो दोनों वाटर एंड ईथर डोंट डिजॉल्व ईच अदर, एक दूसरे को डिजॉल्व नहीं होंगे वो एक दूसरे के अंदर। तो कहते हैं कि जो सल्यूट है, यहाँ पर सल्यूट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर के अंदर क्या था, ज़्यादा डिजॉल्व होता है। तो जो हमेशा अगर दो लेयर्स होंगी तो हमेशा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ईथर के अंदर क्या होगा, उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, और जो है वाटर के अंदर इसकी मिकदार कम होगी। बच्चे 1 मिनट ये लॉ पढ़ लें, फिर आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ठीक है, कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या होता है, कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल तवाज़न के साथ चल रहा है, अगर फॉरवर्ड भी रेट जाएगा तो बैकवर्ड भी जाएगा। कहता है इन दिस टेक्निक a solute can be separated from a solution by shaking with an immiscible solvent। हमने जब कल ईथर एक्सट्रैक्शन की थी तो ऐसा ही किया था कि हमने उस सल्यूट को शेक किया था। द डिजायर्ड सल्यूट मूव इनटू द सॉल्वेंट बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो क्या कहता है हमें, वो ये कहता है कि सल्यूट हमेशा अपनी नेचर के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट के अंदर हल होगा। जिसके अंदर उसने ज़्यादा हल होना है वो उसी के अंदर होगा, जिसके अंदर उसने थोड़ा हल होना है उसी के अंदर थोड़ा हल होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सल्यूट की मिकदार थोड़ी ऐड की है या फिर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा ऐड की है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट का मीनिंग ये है। द सॉल्वेंट इज सेपरेटेड एंड अवेपोरेटेड टू गेट द प्योर प्रोडक्ट। तो कल हमने जब ईथर एक्सट्रैक्शन की थी तो ईथर लेयर को बाहर निकाल लिया था, और ईथर लेयर को फिर हमने हीट किया था, ईथर जो है वो क्या हो गया था, इवेपोरेट हो गया था, और बाकी हमें जो अपना प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो क्या हो गया था, ऑब्टेन हो गया था। ठीक है, अच्छा
जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है बच्चों, वो लॉ है जिसके अंदर सल्यूट ने अपने आप को दो सॉल्वेंट में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। कि हमने, मैंने आपको एग्जांपल दी काफी ईथर की, और मैंने किसकी एग्जांपल दी है, वाटर की एग्जांपल दी है। कि क्या होना है इसमें, ईथर और वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किसके अंदर डिसॉल्व होता है, ज़्यादा ईथर के अंदर। तो ये जो रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप जितना मर्जी जो है वो वाटर ऐड कर लें, ईथर के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा। अब ऐसा है कि आपकी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के, और एक क्वेश्चन आपकी ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में एक क्वेश्चन है आयोडीन वाला, वो हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आपकी बुक का बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट दैन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन बट लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। कहता है कि ऐसा क्यों एफिशिएंट होता है। हमने कहा कि सॉल्वेंट को हमने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल जब होगा तो उस टाइम पर जो एक्सट्रैक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जब हमने एक ही दफ़ा ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ किया तो कहता है उस टाइम हमें ज़्यादा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड अचीव नहीं होगा। क्यों, कहते हैं इसका जवाब दें। तो कहते हैं होता कुछ यूँ है कि जब हम थोड़ा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से ज़्यादा जल्दी, अब देखिए अगर मैंने थोड़ा ईथर यूज़ किया है तो वो ईथर जल्दी क्या हो जाएगा, सारा का सारा उसके वेपर्स बन जाएंगे और वो निकल जाएगा और हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, अगर हमने एक टाइम पर सारा ईथर डाल दिया तो हमें उस ईथर को सबसे पहले क्या करना होगा, वेपर्स में कन्वर्ट। तो कहता है इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट डालते हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जो है वो अपनी एक्सट्रैक्शन क्या मिलती है, ज़्यादा। इन अ सिंगल एक्सट्रैक्शन यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अ लिटिल अमाउंट ऑफ सल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड। सल्यूट हमारा वो प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो एक्सट्रैक्शन इज लेस एफिशिएंट वाइल इन रिपीटेड एक्सट्रैक्शन होता है बार बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया है। सल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड आउट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय यूजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्रेश सॉल्वेंट। यहाँ कहता है हम यूँ कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट डालें, लेकिन सॉल्वेंट जब थोड़ा होगा तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो भी सल्यूट हमें चाहिए वो जल्दी क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। So repeated extraction are more efficient as the recovery of solute is greater। तो बार बार एक्सट्रैक्शन करना इस वजह से फायदेमंद होता है कि सल्यूट भी जो है वो हमें क्या होता है, ज़्यादा मिलता है और हमें सॉल्वेंट भी थोड़ा जो है वो हम जो है वो पेपर्स में चेंज होता है। ठीक हो गई बात। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आपके क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है, अब मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी। अब एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी उसने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से ही पूछा हुआ है। सवाल यूं है, वो कहता है अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन क्लोरोफॉर्म ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन इट रिमेन इन एक्वस लेयर डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ सेपरेशन। कहता है हमारे पास एक सॉल्वेंट है, एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की तो ये बिल्कुल पीछे वाले एग्जाम्पल है जिसको हमने ईथर एक्सट्रैक्शन का नाम दिया था। तो कहता है कि वो जो कंपाउंड है वो किसके अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर भी सॉल्युबल हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। कहता है इन दोनों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल है, तो हमने कैसे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालना है। तो बच्चे जहां पर हमने ईथर को सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया था, यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म को एज अ सॉल्वेंट क्या किया है, यूज किया है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपने देखा था इट इज एविडेंट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म दैन इन वाटर, क्योंकि हर जो लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आपने रूल जो है वो देखा हुआ है, आपको समझ होगी इसकी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही ज्यादा क्या होगा, डिजॉल्व। इस वजह से जो क्लोरोफॉर्म है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर जो क्लोरोफॉर्म है वो ज्यादा क्या होगा, डिजॉल्व होगा। So during the preparation of organic compound, if it's remain in aqueous layer, then it can be separated by solvent extraction using a separating funnel। बिल्कुल जो कल वाली ईथर एक्सट्रैक्शन की थी
बिल्कुल सेम वही जो है हमने क्या किया है, मेथड को क्या किया है, यूज़ किया है। वो कहता है क्या हो जाएगा जब हमने इसको सेक्शन को यूज़ किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल जाएगा किस लेयर से, वाटर से निकल जाएगा, एक्वस लेयर है जो वाटर वाली लेयर है, एंड कम इन क्लोरोफॉर्म, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस लेयर में आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म वाली लेयर में आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लोरोफॉर्म दोनों ही इनकी नेचर क्या है, सेम। फिर हमने इनको क्या करना है, शेप जैसे पीछे ईथर को किया था, एंड लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज इन वाटर, जो इम्प्योरिटीज है वो किस में रह जाएंगी, वाटर में रह जाएंगी, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास क्लोरोफॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने उसको क्या करना है, वेपोराइज करना है, और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपकी बुक का जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 था और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, इन दोनों का आंसर था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बेस पर। तो वो मैंने आप लोगों को आंसर दोनों का लिख दिया, इसको देख लेना। अब एक क्वेश्चन है, आपकी बुक जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की थ्योरी है वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वो कहता है कि हमारे पास एक सॉलिड है जिसका नाम क्या है, आयोडीन। ठीक है, ये जो आयोडीन है ना, कहता है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन जो ही हमने वाटर के अंदर क्या ऐड किया है, पोटाशियम आयोडाइड ऐड किया है, तो इस आयोडीन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहता है ऐसा क्यों होता है। क्या कहा मैंने कहा आयोडीन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन जब हम वाटर के अंदर क्या डालते हैं, पोटाशियम आयोडाइड सॉल्ट है, जब ये डालते हैं तो आयोडीन पानी के अंदर क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। अब क्यों होता है ऐसा, वो कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। अब यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्वेंट है, एक कौन सा है, वाटर है, जो किसमें हमने डिजॉल्व किया है उसको, पोटाशियम आयोडाइड में, एक सॉल्वेंट ये है, और दूसरा सॉल्वेंट जो हमने अभी पढ़ा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये दोनों सॉल्वेंट है। अब कहते हैं कि आयोडीन ने देखना, हमने देखना है कि आयोडीन जो है वो कैसे इनके अंदर क्या हो रही है, डिजॉल्व हो रही है। तो कहते हैं आयोडीन पानी के अंदर हल नहीं होती, लेकिन जब पानी के अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाल देंगे तो तब भी आयोडीन क्या हो जाएगी, सॉल्युबल। वो कहता है होता कुछ यूं है कि आयोडीन जो है रिएक्ट विद आयोडीन आइंस टू फॉर्म ट्राई आयोडाइड आयन। देखिए पोटाशियम आयोडाइड के पास क्या था, पोटाशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, आयोडीन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो आयोडीन जो CCl4 में सॉल्युबल थी, उसने वाटर वाले से क्या लिया, आयोडाइड आयन लिया, और किसमें कन्वर्ट हो गई, I3 में। तो ये जो I3 है, ट्राई आयोडाइड आइन, ये किसमें सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है। समझ आई बात की। तो कहता है एट दिस पॉइंट द रेट एट विच आयोडीन पासिस फ्रॉम CCl4 टू वाटर इक्वल टू द रेट ऑफ एट विच इट पासिस फ्रॉम वाटर टू CCl4। ये बच्चे, ये ऊपर जो रिएक्शन लिखा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जिस रेट से आयोडीन जो है वो CCl4 में डिजॉल्व हो रही है, उसी रेट से ट्राई आयोडाइड आयन किस में डिजॉल्व हो रहा है, वाटर के अंदर। और फिर यही रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, और जितनी ट्राई आयोडाइड वाटर में डिजॉल्व हुई थी वो दोबारा किस में जाएगी, आयोडीन सॉल्युबल हो जाएगी CCl4 में। तो कहते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता जाएगा, जारी रहेगा। और उसके बाद कहता है सो इफ वी एडिड CCl4 टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडाइड आइन, द आयोडीन विल ट्रांसफर फ्रॉम एक्वस लेयर इनटू ऑर्गेनिक लेयर। तो जो आयोडीन है वो कहाँ से कहाँ पर जाएगी, एक्वस लेयर कौन सी है जिसमें हमने क्या ऐड किया था, पोटाशियम आयोडाइड। कहता है वहां से आयोडीन कहाँ पर जाएगी, ऑर्गेनिक लेयर में। एज अ रिजल्ट द ब्राउन कलर ऑफ ट्राई आयोडाइड। अब ये जो I3 है ना, इसकी जो अपीयरेंस है वो कौन सी है, ब्राउन है। ठीक है, और जो आयोडीन है इसकी जो अपीयरेंस है वो कौन सी है, पर्पल है। ठीक है, तो कहता है इस तरह ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा। जितनी आयोडीन I2 CCl4 में डिजॉल्व हुई थी, उतनी आयोडीन I3 की फॉर्म में किस में डिजॉल्व है, वाटर के अंदर डिजॉल्व है। सिर्फ फर्क ये है कि आयोडीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, जब हम आयोडीन के अंदर क्या डालते हैं, पोटाशियम आयोडाइड डालते हैं, उस टाइम पर क्या हो जाता है, आयोडीन इसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है। ये आप लोगों ने लिख देना है, यहाँ पर उसने लिखा है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या होता है, दोनों रेट्स में जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है। जब फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है, तो कहता है जितनी आयोडीन CCl4 में डिजॉल्व हुई थी, उतनी आयोडीन किसके अंदर डिजॉल्व हो गई है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गई है। लेकिन कहता है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही जाएगी।